गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोग कूलॉम के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न किए थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस वीडियो को देखे होंगे और समझे भी होंगे। और हां, एक बात आपको स्पष्ट कर दे कि मेरे यहां पर कार्य करने से, मेरा यहां पर इस बोर्ड पे वर्क करने से आपका रिजल्ट बेटर होने वाला नहीं है। आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा आपके वर्क पर। अगर आप मेहनत करते हैं तो नो डाउट आपका रिजल्ट अच्छा होगा। मेरा मेहनत, मेरा वर्क महत्व तो रखता है, लेकिन इससे ज्यादा महत्व आपकी मेहनत रखता है। आप मेहनत करोगे तभी आपका रिजल्ट बेटर होगा। अगर मेरे मेहनत करने से रिजल्ट अगर बेटर होते तो फिर मेरे सभी स्टूडेंट का जो नंबर है वो बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्टूडेंट जितना मेहनत करता है वह उतना ही पाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे, मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे कि हम कहना आपसे क्या चाह रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अगले टॉपिक को। और आज का टॉपिक है अध्यारोपण सिद्धांत पर आधारित प्रश्न। किस सिद्धांत पर? अध्यारोपण सिद्धांत पर, यानी सुपरपोजिशन थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अध्यारोपण सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरी। ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या है। तो देखिए, अध्यारोपण सिद्धांत विद्युत बल के लिए भी होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए होता है। यानी अगर हम कहें तो अध्यारोपण सिद्धांत सदिशों के लिए यूज किया जाता है। कब? जब दो से अधिक सदिशों को जोड़ना होता है तो वहां पे हम लोग अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। यानी अध्यारोपण सिद्धांत कोई अलग गणितीय कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरह का वेक्टोरियल सम है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसके स्टेटमेंट है। तो पहले नंबर में हम पढ़ लेंगे विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत। क्या पढ़ लेंगे? विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत। तो देखिए, विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय पर दो से अधिक आवेश स्थित हो, कितना? 2 से अधिक। तो सपोज दैट यहां पे है Q0, यहां पे है Q1, ठीक है, प्लस Q1, यहां पे है प्लस Q2 और यहां पे है माइनस Q3। यानी सब प्लस भी हो सकता है, सब माइनस भी हो सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है। आवेश के नेचर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, यदि किसी निकाय पर 2 से अधिक आवेश स्थित हो, 2 से अधिक हम बना लिए, तो किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल, किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल, मान लो हमको इस पे निकालना, Q0 पे निकालना है, ठीक है। तो किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले विद्युत बल के सदिशीय योग के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है, विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत कहता है कि यदि किसी निकाय पर 2 से अधिक आवेश स्थित हो, 2 से अधिक हो गया, तो किसी एक आवेश पर, मान लो Q0 पे निकालना है अन्य आवेशों के कारण। तो अन्य आवेशों के कारण मतलब इससे अगर हम इसकी दूरी कहें तो कितना हो जाएगा? इससे इसकी दूरी को सपोज दैट हम मान लेते हैं R1, ठीक है। एक यहां भी है और इसकी दूरी हम मान लेते हैं R2, ठीक है, और एक यहां भी है आवेश और इसकी दूरी को हम मान लेते हैं R3। इसकी दूरी क्या मान लिए? R3। तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले विद्युत बल के सदिशीय योग होते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा
कि जब इसके और इसके बीच विद्युत बल हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इस पे निकालेंगे, इस और इस आवेश के कारण इस पर, यानी Q2 के चलते Q0 पे जब निकालेंगे तो Q1 और Q3 के प्रभाव को नहीं मानना है, यानी उसको नगण्य मानना है। ठीक है, तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले जो परिणामी विद्युत बल होगा प्रत्येक आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत बल के सदस्यीय योग के बराबर होगा। तो चलिए अगर हम बात करें यहां पे Q0 पे, किस पे बात कर रहे हैं? Q0 पे। Q0 पे किसके द्वारा पहले फोर्स निकालेंगे? Q1 के वजह से। तो देखो Q0 पे निकालना है, Q0 भी कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे भी पॉजिटिव है। तो इस Q0 पे Q1 क्या करेगा? प्रतिकर्षण विद्युत बल लगाएगा, लगाएगा ना भाई। और इसको मान लेते हैं क्या? F1 वेक्टर, यानी Q0 पे Q1 की वजह से जो बल लगा उसको हमने क्या मान लिया? F1 वेक्टर। ठीक है, अब इस Q0 पे Q2 की वजह से जो बल होगा, देखो ये भी प्रतिकर्षण होगा, तो ये सीधे लाइन पे होगा। जो ये लाइन आ रहा है इसी लाइन पे हम दिखा देंगे कौन सा? F2 वेक्टर, ये हो गया F2 वेक्टर। अब इस Q0 पे माइनस Q3 के चलते, तो माइनस Q3 क्या है? यहां पे निगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा? आकर्षण। तो जो माइनस Q3 है Q0 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इस पे जो बल लगा वो हम लिख देते हैं F3 वेक्टर। समझ रहे हैं आप? इधर F1 वेक्टर क्योंकि प्रतिकर्षण, Q2 के चलते Q0 पे प्रतिकर्षण, लेकिन ये निगेटिव चार्ज है, तो यहां पे क्या हो गया? आकर्षण। तो कह रहा है कि किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण परिणामी विद्युत बल का मान इन सभी आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत बल के सदस्यीय योग के बराबर होता है। तो जो यहाँ पे परिणामी विद्युत बल होगा, इसलिए परिणामी विद्युत बल एफ आर भी लिख सकते हैं या एफ वेक्टर मान लेते हैं। जो परिणामी विद्युत बल है उसको क्या मान ले? एफ वेक्टर। तो जो ये एफ वेक्टर है ये सभी बलों के सदस्यीय योग के बराबर होगा, सभी बलों के सदस्यीय योग के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे कथन आप समझ में आया? देखो विद्युत बल का अध्यारोपण, यदि किसी निकाय पर दो से अधिक आवेश स्थित हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल अन्य आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत बल के सदस्यीय योग के बराबर होता है। इसमें जहां F क्या है? परिणामी विद्युत बल है। अगर यही अगर n आवेश होता तो हम इसको लिख देते F वेक्टर इक्वल टू, जनरलाइज कर देंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस Fn वेक्टर। कब? जब n आवेश रहेगा। कितने आवेश रहेंगे? जब n आवेश रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा। जहां F क्या है? परिणामी विद्युत बल है। और चलिए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। अब क्या देखते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अध्यारोपण सिद्धांत। तो इसमें विद्युत बल का अध्यारोपण सिद्धांत में क्या था कि दो से अधिक आवेश लिए थे। क्यों? क्योंकि विद्युत बल के लिए कम से कम चाहिए दो, तो दो से अधिक लिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए तो एक ही बिंदु आवेश चाहिए। सूत्र होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे चूंकि दो चाहिए था इसलिए दो से अधिक लिए, लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए एक ही आवेश चाहिए इसलिए एक से अधिक लेंगे और बाकी सब उसी तरह रहेगा। यदि किसी निकाय पर एक से अधिक आवेश स्थित हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आवेश है वह प्लस Q1 है, यहाँ पे आवेश क्या है? प्लस Q1 है, और यहाँ पे जो है माइनस Q2 है, और यहाँ पे प्लस Q3 है। ठीक है, और यहाँ पे इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो आपको पता है कि जिस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना होता है वहां पे +1 कूलम चार्ज रखते हैं। कितना रखते हैं? यहां पे ध्यान दीजिएगा, +1 कूलम चार्ज है, +1 कूलम चार्ज है। तो यहां पे स्टेटमेंट है
कि यदि किसी निकाय पर एक से अधिक आवेश स्थित हो तो किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिशीय योग के बराबर होता है। जैसे मान लो इस निकाय, यहाँ पे एक निकाय ले लिए जिसपे एक से अधिक आवेश है और इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है। तो इस बिंदु पे सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल के आज सबका क्या कर देंगे, सदिशीय योग। तो मान लेते हैं ये प्लस है, यहाँ पे जो Q1 आवेश है इसको हम लोग क्या लिए, पॉजिटिव लिए, और इसकी जो दूरी है यहाँ पे ये है, कितना मान लेते हैं, सपोज दैट इसकी दूरी जो है वो R1 है। तो प्लस Q1 के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता किधर होगा, प्रतिकर्षण होगा, बाहर की ओर होगा, और इसको हम लिख देते हैं E1 वेक्टर। क्या लिख दिए, E1 वेक्टर लिख दिए। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। अब देखिए यहां पे जो आवेश है, यहां पे आवेश है आपका Q3, इसकी दूरी को मान ले रहा है R3, तो ये भी प्लस है, तो प्लस की वजह से यहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण, और इसको मान लेते हैं हम E3 वेक्टर, इसको क्या मान लिए, E3 वेक्टर, ठीक है। और यहां जो आवेश है Q2 ये माइनस है, ये क्या है, माइनस है, और इसकी दूरी को मान ले रहे हैं R2, क्या मान लिए, R2। तो यहाँ पे आकर्षण वाला होगा, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा वो क्या होगा, आकर्षण, और ये हो गया आपका E2 वेक्टर, ये क्या हो गया, E2 वेक्टर हो गया, ठीक है। तो क्या बोले थे, यदि किसी निकाय पर एक से अधिक आवेश स्थित हो तो किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्रत्येक आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सदिशीय योग के बराबर होता है। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा E वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो आपको हम प्रारंभ में ही बोले हैं कि अध्यारोपण सिद्धांत कोई अलग थ्योरी नहीं है, बल्कि सदिशों का योग का एक नियम है, ठीक है। तो E वेक्टर बराबर क्या आ गया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर और प्लस E3 वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका अध्यारोपण सिद्धांत। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये इसलिए बता दिए क्योंकि अब न्यूमेरिकल बनाने से पहले इसको जरूरी था, और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में ये पूछता भी है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, तो आपने थ्योरी देख लिया, अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स इस पे। तो अध्यारोपण सिद्धांत पे ये पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 6 कूलम्ब आवेश स्थित है, तो त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें, ठीक है। तो इस बार जो त्रिभुज है वो समबाहु है, और जनरली आपका जो क्वेश्चन रहेगा उसमें समबाहु ही रहेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रत्येक शीर्ष पे जो आवेश है उसका मान कम बेसी कर सकता है, हमने बराबर लेके चला है। तो आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो वैल्यू चेंज करने से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 मीटर भुजा वाले, यानी जो त्रिभुज है वह समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो चलिए एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं। कैसा त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज ले लिए, और इसकी भुजा को हम क्या लिख देते हैं, ए। प्रत्येक भुजा ए है यानी बराबर है। तो यहाँ पे भुजा, त्रिभुज की भुजा को हमने ए मान लिया, तो ए का मान कितना है, 3 मीटर है ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष पर, तो इसमें कितने शीर्ष होंगे, 3 शीर्ष होंगे। त्रिभुज पे कितने शीर्ष होते हैं, 3। यहां के शीर्ष को हमने 1 माना,
तो पहले शीर्ष पे जो आवेश है इसको हमने Q1 मान लिया, दूसरे शीर्ष के आवेश को हमने Q2 मान लिया और यहाँ के शीर्ष आवेश को हमने Q3 मान लिया। ठीक है, और प्रत्येक पे जो आवेश है बराबर है, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर 6 कूलम। ठीक है, तो कह रहा है किसी एक शीर्ष पे परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। तो यहाँ जो निकाय है यहाँ पर 2 से अधिक आवेश है, तो जब 2 से अधिक आवेश होते हैं तो कौन सिद्धांत यूज करते हैं? अध्यारोपण। तो पहले की समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री प्रत्येक कोण होगा। अब मान लो इस पे हम परिणामी कर किसी एक शीर्ष पे परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। आप Q1 पे भी निकाल सकते हो, Q2 पे भी निकाल सकते हो, Q3 पे भी निकाल सकते हो। तो चलो इधर निकालेंगे तो ये फिगर ऊपर चला जाएगा और ऊपर लिखे हुए हैं, इधर भी बनाएंगे तो दिक्कत है, इधर पूरा फ्री है तो हम इसी पे निकाल देते हैं। मतलब आप ये मत कहिएगा कि सर Q1 पे नहीं निकाल सकते, आप किसी पर निकाल सकते हैं। ऐसे फिगर इस साइड ऐसे बनाने में थोड़ा उल्टा पड़ता है, ऐसे सिंपली बनेगा तो हम 3 पे निकाल रहे हैं। तो सब आवेश का प्रकृति समान है, तो Q3 पर Q1 की वजह से बल किधर होगा? इधर होगा, यही होगा ना। इसको हम लिख देते हैं F1 वेक्टर। ठीक है, ये Q3 पे Q1 के द्वारा फोर्स को क्या लिख दिए? F1 वेक्टर। ऐसे इसको एक्चुअली हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन 3 बाई 1, इस तरह से लिखेंगे, बट न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, F1 लिख दे रहे हैं, यानी फोर्स किसकी वजह से? Q1 की वजह से। अब इस पे फोर्स Q2 की वजह से निकाल रहे हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। और कोशिश करना है कि दोनों लंबाई बराबर रहे। क्यों? इसलिए दोनों लंबाई बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों फोर्स का वैल्यू यहां पर सेम होने वाला है। ये एंगल फिर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, है ना? समझ रहे हैं? एंगल 60 हो गया। अब कह रहा है कि परिणामी विद्युत बल बताइए किसी एक शीर्ष पे। तो जब 2 सदिश का पाद सटाओ तो समांतर चतुर्भुज बना देंगे। तो समांतर चतुर्भुज अगर हम बनाए तो कुछ इस प्रकार शेप होगा। और ये जो होगा ये परिणामी बल F वेक्टर होगा। तो इसी का मान निकालना है ना, तो पहले हम F1 निकाल देते हैं। और आपको पता है जितना परिमाण F1 का होगा उतना ही F2 का भी परिमाण होगा। जितना F1 का परिमाण होगा उतना ही F2 का परिमाण होगा। क्यों? क्योंकि F1 किसके बीच का फोर्स है? Q1 और Q3, तो दोनों तो सेम है। अब बीच का दूरी ये है और ये भी किसके बीच का है? Q2 और Q3, तो आवेश सेम है, दूरी सेम है, तो दोनों फोर्स बराबर होगा और इसका वैल्यू होगा K। ये चूंकि दोनों सेम है ना, बराबर हम अगर मान ले कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q बराबर 6 कूलम, तो आप अगर किसी एक को निकालेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर, अब बटा में आप हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो हो जाएगा F1 बराबर F2 बराबर ये हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, K का मान हो गया, Q स्क्वायर हो जाएगा 36, ये A स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो 9 से 9 कट गया, तो जो F1 बराबर F2 है उसका मान हो गया 36 गुने 10 के पावर 9 कूलम। हम पार्टिकुलरली एक का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या है कि हमको परिणामी चाहिए, तो इसलिए अध्यारोपण सिद्धांत में आप पढ़े F1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, तो परिणामी सदिश को हम लिखेंगे मोड Fr बराबर रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 इंटू F2 cos 60 डिग्री। ये अगर आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो होता है ना सूत्र रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से Fr बराबर
देखो F1 F2 सब बराबर है क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों को F1 कर लेते हैं हम। तो F1 है प्लस F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर। ये cos 60 का मान 1/2, तो 2 कट जाएगा, फिर यहां हो जाएगा F1 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया √3 F1 और √3 F1 हो गया, कितना हो गया √3 F1, तो हो गया FR इक्वल टू √3 F1 का वैल्यू लिख दो, यानी 36√3 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया कैसे? देखो यहाँ पे क्या गया √3 F1, F1 का वैल्यू कितना है 36 गुने 10 के पावर 9, इसमें √3 से गुना कर दीजिए, हो गया। अगर यही मान लो यहाँ पे विद्युत क्षेत्रता का था, ये त्रिभुज बनता, यहाँ पे 2 पे आवेश दे देता और एक शीर्ष पे परिणामी विद्युत क्षेत्रता पता, तो इसी तरह बनता। समझ गए ना? तो कॉन्सेप्ट सेम रहता। उम्मीद करें कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को हम कॉन्सेप्ट 1 दे दिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 1 क्या हो गया कि यदि एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर बराबर आवेश Q स्थित हो, तो किसी एक आवेश पर मतलब एक शीर्ष पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल होगा। तो यहाँ पे जब हम शब्द किए तो कितना आया था √3 है, तो इसको हम लोग फॉर्मूला तौर पे मान लो कंपटीशन में आया है, कंपटीशन में अगर आ गया तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, तो इसको यूज करेंगे फॉर्मूला FR बराबर √3F। कब? जब समबाहु त्रिभुज हो और प्रत्येक शीर्ष पर बराबर आवेश हो, तो हम लोग परिणामी विद्युत बल, किसी एक शीर्ष पर अगर परिणामी विद्युत बल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे FR बराबर √3F। अब कहोगे F क्या है, तो जहां F बराबर हो जाएगा K मतलब समझ रहे हैं ना, और फिर हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। चूंकि प्रत्येक शीर्ष पे बराबर आवेश है तो Q1 Q2 Q2 Q3 कुछ भी कीजिएगा तो Q स्क्वायर आएगा, दूरी हो गया A स्क्वायर है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है इसी टाइप के मिलेंगे। अब किसी के मन में ये चल रहा होगा कि सर मान लीजिए कि ये इसमें कोई एक माइनस हो जाता अब प्लस वाले पे, जैसे ये प्लस और ये माइनस हो गया, ये धनात्मक पे निकालना होता तो कुछ नहीं होता, इसके वजह से सीधे इधर हो जाता और ये इधर हो जाता, तो बीच के एंगल कितना हो जाता है 120 से लेके सब कर देंगे तो फिर आ जाता है। ठीक है, यानी इसको रटने से ज्यादा आपको ध्यान देना है कि वेक्टर को हम लोग जोड़ते कैसे हैं। आद्यारोपण सिद्धांत कुछ है ही नहीं, ये क्या है सदिशों का योग है। अगर आप वेक्टर जोड़ना जानते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। फिर अगर कह रहा है कि सर अगर बराबर आवेश है तो फिर आप यूज कर लेंगे, तो जी इसमें कुछ शर्त है तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। कब है? जब इस पे बराबर आवेश है। मान लो अगर कहता कि ये 8 कूलम, ये 6 कूलम, ये 10 कूलम है, मतलब ये 8 हो जाता, ये 6 हो जाता और ये 10 हो जाता है। अब कहता है कि 10 पे बताइए, 10 कूलम पे बताइए परिणामी विद्युत बल, कोई दिक्कत नहीं था। एक बार ये दोनों के चलते निकाल लेते तो इधर ही आता और ये दोनों के चलते निकाल लेते इधर जाता। सिर्फ इतना प्रॉब्लम होता कि वैल्यू दोनों का अलग अलग होता, तो दोनों को अलग अलग निकाल लेते। एक बार F1 कैलकुलेट कर लेते और एक बार F2, और फिर फॉर्मूला में F1 F2 का मान रख के सब कर देते, आ जाएगा। समझ गए? अब हम लोग देखेंगे दूसरा स्टेप कि ऐसे त्रिभुज दे देगा और किसी एक भुजा के मध्य बिंदु पर कहेगा कि बताइए परिणामी विद्युत क्षेत्रता क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट को, जब एक समबाहु त्रिभुज दिया रहे और उसके किसी एक भुजा के मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत बल निकालना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 8 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 10 कूलम आवेश स्थित है, त्रिभुज के आधार के मध्य बिंदु पर 5 कूलम आवेश स्थित है, तो इस पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है ना। तो कह रहा आधार पे, त्रिभुज के आधार पे, त्रिभुज के आधार न कहके अगर इस भुजा के भी मध्य बिंदु कहता है या इसके, तो सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट होगा, यानी त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु पर
जो कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q, क्योंकि सब बराबर है तो हम Q मान लेते हैं। अब प्रत्येक से इस पे कितना बेस है? 10 कूलम। कोई प्रॉब्लम? अब देखते हैं कि भुजा का मान जो है वो 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। और जो चौथा बेस रखा गया है मध्य बिंदु पर वो है 5 कूलम का। ठीक है, यहाँ पे तो कह रहे हैं इस 5 कूलम के आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें। मान लेते हैं हम कि यहां पर Q3 है, यहां पे Q2 है और यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है और आधार के मध्य बिंदु ये है और आपको पता है यहां पे 5 कूलम आवेश है। आधार के मध्य बिंदु पे कितना आवेश है? +5 कूलम आवेश। तो कहने का मतलब है ये सभी बराबर है, ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। अब है कि इस आवेश पर सपोर्टेड अगर इसको मान ले Q4, तो इस Q4 पर Q1 के वजह से क्योंकि सब प्लस है तो इधर लगेगा F1, इधर कौन सा बल लगेगा? F1 वेक्टर। और इस Q4 पर Q2 के वजह से ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सब धनात्मक है। तो इस Q4 पर Q2 को वजह से इधर बल लगेगा, ये हो जाएगा F2 वेक्टर, ये हो जाएगा F2 वेक्टर। और Q4 पर Q3 के वजह से जो बल लगेगा वह ऐसे लगेगा, ये हुआ F3 वेक्टर। यानी F1 वेक्टर और F2 वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है और F3 इस पे लंबवत नीचे की तरफ है। ये सभी वैल्यू कितने हैं? 8 मीटर। ये आधा कितना हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा यहां से यहां तक 4 मीटर। आधा ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर हो जाएगा। ये आधा कितना हो जाएगा? 4 मीटर, 4 मीटर। अब मेरे को मान चाहिए F1 और F2 को। आपको पता है कि F1 और F2 तो बराबर होगा, F1 और F2 क्या होगा? बराबर। और इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9, ये K का मान हो गया। और Q स्क्वायर हो जाएगा 100। अब चाहिए बीच का दूरी, तो इस पे जब हम निकाल रहे हैं, सॉरी 100 नहीं होगा, F1 F2 दोनों का मान हम पहले लिख देते हैं तब इसको सॉल्व करेंगे। K अब Q, क्योंकि मान लो कि Q1 निकालेंगे, F1 निकालेंगे तो Q1 इंटू Q4, तो Q1 लिखे तो हो जाएगा Q I इंटू Q4। अब बटा में बीच का दूरी जो है ये हो जाएगा A/2 का स्क्वायर। A/2 का स्क्वायर होगा, समझ रहे हैं ना? आधा होगा। अब यहां पे सॉल्व करके देखते हैं, तो जो F1 अब बराबर F2 है, इसका मान कितना हो गया? K का मान हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 और फिर Q इंटू Q4, तो Q इंटू Q4 10 गुने 5 कितना हो गया? 50 और भागा हो गया A/2। A कितना था? 8, तो 8 का आधा कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर कैसे लिखे समझ रहे हैं? यहाँ पे A/2 है, क्योंकि Q1 और Q4 लेंगे तो दूरी आधा हो जाएगा 8 का, और यहाँ F2 भी लेंगे तब पर भी A/2 हो जाएगा, तो ये इस तरह होगा। अब इसको अगर हम देखें तो F1 और F2 का वैल्यू हो जाएगा 450 भागा 16 गुने 10 के पावर 9। 450 में 16 से भाग दीजिएगा F1 बराबर F2, तो कितना आ जाएगा? 450 में 16 से भाग देके देख लो, 28.125 गुने 10 के पावर
इतना न्यूटन हो गया। ये F1 F2 का मान निकल गया। अब चाहिए F3, तो जब F3 निकालिएगा तो दूरी का काम ये करेगा। तो इस त्रिभुज में कोई भी एक आधा ले लो, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। या अगर थीटा इसको मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, अगर इसको मानते हो तो ये लंब हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे क्या निकालेंगे, तथा F3 बराबर, तो F3 हो जाएगा K, ये किसके बीच है, Q3 और Q4, तो Q3 का मान तो Q है इंटू Q4, अब बटा में अब चाहे x का मान, तो ये 8 है, ये 4 है, तो ये इसका मान हो जाएगा रूट ओवर 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, रूट ओवर 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 8 64 बराबर x, कितना हो जाएगा 8 8 64 माइनस 16, तो 64 में से 16 घटाएं कितना बचेगा, रूट 48, और रूट 48 का स्क्वायर जब करेंगे तो यहां पर हो जाएगा यानी x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू रख लेते हैं F3 K का मान हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। देखो बात ऐसा है कि कैलकुलेशन आपको स्वयं से समझना पड़ेगा, हम तरीका बता सकते हैं, ऐसे फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। 9 गुने 10 के पावर 9, Q3 का मान कितना है Q, ये हो गया 10, और Q4 का मान कितना है 5। अब चाहिए हमको ये, तो ज्यादा ये नहीं सोचा बुझा नहीं रहा, बुझाएगा क्यों नहीं समझ में आएगा। अब हमको ये चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा बोलो, ये वाला वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू 8 है, ये या बोले ये भी 8 है, ये पूरा 8 है, संभाव त्रिभुज है, तो इस वैल्यू का मान चाहिए, ये 8 है, ये 4 है, तो ये एक तरह से कर्ण है, तो हम इसका वैल्यू के लिए लिखेंगे ना रूट ओवर 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 8 8 64 माइनस 16 तो रूट 48, लेकिन हमको तो चाहिए यहाँ पे x स्क्वायर, तो रूट 48 का स्क्वायर क्या होता है 48, तो F3 का मान कितना आ गया, ये हो गया 10 5 50 450, अब भागा 48 अब गुने 10 के पावर 9, जब इसको भाग दीजिएगा इसमें तो कितना आ जाएगा 9.375 अब गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। ठीक है, ये 450 में 48 से भाग देने पे इतना होगा, तो यहां तक ठीक है, ये सही है ना। F1 F2 का मान निकाल दिए, F3 का मान निकाल दिए, अब हमको लगाना है कौन सा, अध्यारोपण सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं अध्यारोपण सिद्धांत का अगर यूज करते हैं तो परिणामी विद्युत बल क्या होगा। तो परिणामी विद्युत बल हो जाएगा अध्यारोपण सिद्धांत से F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। यहां 3 फोर्स है, तीनों का वैल्यू निकाल लिया, जिसमें F1 F2 बराबर है और उसका वैल्यू है 28.125 गुने 10 के पावर 9, और F3 का वैल्यू भी निकाल लिए। तो देखो तो एकांक सदिश आप लोग पढ़े थे ना, ये इधर अगर हम कहें ऐसे लाइन है तो इधर क्या होता है प्लस आई कैप, क्योंकि ये प्लस एक्स होता है, इधर होता है माइनस आई कैप और नीचे होता है माइनस जे कैप। आपको याद आ रहा है एकांक सदिश में, तो ये F1 वेक्टर किधर जा रहा है, इधर दाएं तरफ, तो इसके वैल्यू में आई कैप लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 28.125 प्लस आई कैप। ठीक है, और F2 इधर आ तो इसमें माइनस आई कैप से गुना कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 28.125 आई कैप। ठीक है, और ये नीचे है तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, F3 का मान कितना है माइनस 9.375 जे कैप। तो इसमें कुछ कट जाएगा, देखो ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप कट गया, तो F वेक्टर बराबर हो गया माइनस 9.375 जे कैप। अब इसका अगर परिमाण की बात करें, मोड ले ले, तो इसका भी मोड लेना पड़ेगा, तो माइनस 3.75 जे कैप। अब देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो 9.375 क्या हो जाएगा न्यूटन, और दिशा हो गया निगेटिव वाई एक्सिस।
तो ये भी हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आप कहोगे कि अरे ये थोड़ा सटपटा है, तो हर क्वेश्चन का मोड एक ही नहीं होता है। कहा गया कि हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, तो ये क्वेश्चन भी सभी क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते हैं। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आईआईटी एग्जाम में और मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम बार पूछे गए हैं। तो जो बच्चे पीछे रिवीजन नहीं करते हैं या अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो हो सकता है उनको समझ में ना आए। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बारीकी से पूरे लेक्चर को सुनिए। अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ स्क्रीनशॉट मार के और समझ जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है आपके लिए। अगर आप आईएएस कर लिए हैं, यानी आप टारगेट बैच के हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं। बट अगर आप फाउंडेशन है, अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं, तो फिर आपको पूरी लेक्चर को सुनना होगा और एक एक करके उतार के फिर एक बार उसको पढ़ना होगा, और तब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसको रेडी रख के पढ़ना होगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए यहां से देखते हैं अब आगे क्या होता है। अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, तो पूरे क्वेश्चन को अगर बनाने लगेंगे वहां पे, तो पूरा समय ही खत्म हो जाएगा। तो आइए इसके लिए हम लोग लेते हैं कॉन्सेप्ट 2। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कॉन्सेप्ट 2 मतलब आसान पड़ेगा और बहुत कम में इसका आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट 2 है कि यदि समबाहु त्रिभुज हो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि समबाहु नहीं होगा तो क्या होगा। अगर समबाहु नहीं होगा तो समद्विबाहु कहेगा, फिर भी वहां से निकल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप इसी में परेशान हो तो आपके लेवल तक ही देगा। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का अंत हो गया, लेकिन आपकी एक लेवल है, 12th का एक लेवल होता है, सोचने के लेवल का अंत नहीं। हम ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ Q है, यहाँ Q/2 है, यहाँ Q/4 है, तो क्या होगा, तो बनेगा, लेकिन वो टफ हो जाएगा। वहां पे आपका कॉन्सेप्ट 2 कार्य नहीं करेगा। वहां पे आपको पार्टिकुलरली सबका वैल्यू अलग अलग सॉल्व करके और फिर आपको वेक्टोरियल सम करना होगा, जैसे वेक्टर को हम लोग जोड़ते थे। फिलहाल इसके लिए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट 2। तो यहाँ कह रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर समान परिमाण के Q आवेश स्थित हो, यानी हर जगह Q आवेश हो, तथा त्रिभुज के आधार के मध्य बिंदु पर जहां हम लोग Q4 मानते थे वहां कैपिटल Q ले लिए, आवेश हो, या मान लो यहाँ पे कैपिटल Q आवेश हो, तो Q पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल यानी F, परिणामी विद्युत बल F क्या होगा। मान लो F निकालना है, तो आपने क्या देखा, इस कैपिटल Q पे इसके वजह से और इसके वजह से दोनों बलों का परिमाण बराबर और दिशा विपरीत, तो रिजल्ट 0 हो गया। तो सिर्फ इसके वजह से न होगा, तो हम यहां पे लिख देंगे परिणामी विद्युत बल होगा F बराबर K, ये तो नियतांक हो गया 9 × 10⁻⁹। अब इसके और इसके बीच तो क्या हो जाएगा Q इंटू कैपिटल Q, अब बटा में इस दूरी को मान लेते हैं x, तो यहां हो जाएगा x² होगा ना। अब x का मान निकालेंगे अगर, तो देखो x बराबर हो जाएगा √a² - a/2 इसको सॉल्व करेंगे, हमको चाहिए x², तो x² बराबर हो जाएगा a² - a²/4, तो ये हो जाएगा 3a²/4। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो f बराबर हो जाएगा k, और ये कितना हो जाएगा k, और ये हो जाएगा q इंटू Q, x² का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 3a², और ये जो मेन बटा का दूसरा टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये ऊपर चल गया, तो x² का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो 4 ऊपर चल गया, यानी a बराबर 4k स्मॉल q इंटू कैपिटल Q और बटा में 3a²। तो यहां से आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा, जहां f क्या है, परिणामी विद्युत बल है, जहां F क्या है, परिणामी विद्युत बल है। ठीक है, बहुत लोग का आप वीडियो देख सकते हैं इस पे, बट ये जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं ये एक निचोड़, ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि आपके क्वेश्चन बनाने की स्पीड अपने आप बढ़ जाएंगे। इस पे अब क्वेश्चन नहीं करेंगे हम,
एक एक कर रहे हैं और एक के बाद कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, तो उसके बाद जो भी बुक में क्वेश्चन होंगे आप चाहो तो उसको बना सकते हो, आपसे बनेगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या कंडीशन हो सकता है। क्या हुआ, एनर्जी खत्म होने लगा, एनर्जी शॉर्टेज नहीं हो रहा है ना। तो चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, हम लोग दो स्थिति त्रिभुज का देख ले, एक त्रिभुज के शीर्ष पे एक मध्य बिंदु पर, तो दो स्थिति हो गया। अब तीसरा स्थिति बाकी है, वो भी देखते हैं कि यदि 6 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 10 कूलम आवेश स्थित है, यानी प्रत्येक शीर्ष पे क्या है, बराबर आवेश है, प्रत्येक शीर्ष पर बराबर आवेश है, तथा त्रिभुज के मध्य बिंदु पर +3 कूलम आवेश स्थित है, तो इस पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करें, यानी +3 कूलम पे आपको परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। तो सपोज दैट यहां मान लेते हैं हम क्या है, Q3, यहां मान लेते हैं Q2 और यहां मान लेते हैं Q1। ठीक है, अब क्या दिया है, यहां पर दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q बराबर 10 कूलम। ठीक है, और चौथा आवेश दिया है, इसको कैपिटल Q मान ले, चलो इसको कैपिटल Q मान लेते हैं। कैपिटल Q बराबर कितना है, +3 कूलम। ठीक है, और भुजा कितना दिया है, भुजा दिया है भाई 6 मीटर, भुजा कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि परिणामी विद्युत बल बताइए कितना होगा, कहां पे, इसके मध्य बिंदु पर, यानी इसके सेंट्रोइड पर। यानी इसका मध्य बिंदु होगा, ऐसे ये होता है, अगर ये टोटल x है, आप लोगों को पता होगा कि अगर टोटल x है तो ये 2:1 के रेशियो में, अगर टोटल मान लेते हैं 3x है तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। ठीक है, खैर हमको उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग मान के पढ़ेंगे। अब यहां पे देखें कौन सा आवेश है, कैपिटल Q, इसकी जरूरत है नहीं। यहां पे कौन आवेश है, कैपिटल Q है, कैपिटल Q है। अब देखो विद्युत बल हमको निकालना है, तो विद्युत बल Q1 की वजह से जो है इस पे इधर लगेगा, मान लो इसकी वजह से लगा F1 वेक्टर, इसके वजह से इधर लगेगा, सपोज इसके वजह से लगा F2 वेक्टर, और इसके वजह से नीचे लगेगा प्रतिकर्षण F3 वेक्टर। ठीक है, ये एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण होता है, 360। इसको 3 जब बराबर भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 360, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये प्रत्येक का कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहां पे ये देखो कि चाहे F1 हो, F2 हो, F3 हो, सबका परिमाण बराबर होगा। कैसे, क्योंकि ये भी है Q और स्मॉल q और कैपिटल Q के बीच, ये जो F3 है ये भी है कैपिटल Q स्मॉल q, और ये भी है स्मॉल q कैपिटल Q, तो सभी फोर्स का वैल्यू बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F मान लेते हैं, माना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको F निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे परिणामी विद्युत बल कहेगा तो आपको निकालिएगा भी मत, हम सिर्फ दिखा दे रहे कि जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसको निकालने का। ये क्या रह गया, F ही मान लिए। ठीक है, ये सब दूरी ऐसे, ये 2x तो ये x होता है, 2:1 का रेशियो होता है 2:1 का, तो जरूरत नहीं है निकालने का। यहाँ पे देखो अब क्या करेंगे, हम इसको एक फिगर फिर से बनाते हैं इस टाइप का। नीचे कौन सा फोर्स था, F3 वेक्टर, इधर कौन सा था, इधर था F1 वेक्टर, और इधर कौन सा था, F2 वेक्टर, यही था ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको मान लेते हैं y एक्सिस,
एकदम आसान तरीका बता रहे आपको बनाने का। ठीक है, इसको क्या मान लिए, यहां ले लेते हैं, क्योंकि जो फिगर ऊपर बनाएंगे वो दिखेगा। ठीक है, इस तरह का यहां फिगर है ना, F1 इधर है, F2 इधर है, F3 नीचे है, तो ये फिगर हो गया। और इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स और ये हो जाएगा निगेटिव एक्स। अब सदिशों का वियोजन पढ़े ना आप लोग, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा, तो ये टोटल एंगल 120 था, तो आधा 60 होगा, इसका भी आधा 60 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो जब तोड़िएगा तो इधर आ जाएगा F1 का F है ना, तो हो जाएगा F cos 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा एक कंपोनेंट इसका इधर भी आएगा। जैसे जब इसको तोड़िएगा, इसको जब तोड़िएगा तो एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, जिधर थीटा उधर cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर sin थीटा होता है, आ गया F sin थीटा। इसको भी जब तोड़िएगा, F2 को जब तोड़िएगा, वियोजित कीजिएगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, और ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर इसका भी आएगा F cos 60 डिग्री, F cos 60 डिग्री। ठीक है, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और वो होगा F sin 60 डिग्री। ठीक है, और ये जो F3 वेक्टर है, इसका परिमाण F होगा। F1 F2 दोनों का F लिख दिया, क्योंकि परिमाण तो बराबर है ना, तो इसलिए ये ऊपर आ गया F वेक्टर, दोनों को तोड़ लिए, और ये भी होगा F वेक्टर, क्योंकि सबका परिमाण बराबर होगा, वेक्टर बराबर नहीं होगा। F cos 60, F cos 60, F cos 60, F sin 60, sin 60। अब क्या करते हैं, एकांक सदिश के रूप में लिख देते हैं। तो Fr वेक्टर बराबर होता था F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर अब प्लस F3 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा Fr वेक्टर, F1 वेक्टर को हम लोग तोड़ चुके हैं, कितना आया है, यही है ना, F1 वेक्टर है F cos 60 डिग्री, तो यहां पे, और ये ऊपर है तो इसको क्या लिख देंगे, प्लस आई कैप, और फिर आया है F sin 60 डिग्री, ये इधर है, ये y एक्सिस है तो हो जाएगा j कैप, और ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो ये हो जाएगा i कैप। क्या हो जाएगा, i कैप। अब देखते हैं F2 के लिए, तो F2 है, ऊपर है F cos 60 j कैप, इसका भी एक कंपोनेंट हो गया। अब इधर है तो इधर तो माइनस होता है, तो जाएगा माइनस F sin 60 डिग्री, और हो जाएगा i कैप। अब F3 बच गया, तो नीचे है तो जाएगा माइनस F j कैप, नीचे है तो माइनस F j कैप। इसमें देखो ये F sin 60 और ये F माइनस sin 60 कट गया। ठीक है, तो Fr वेक्टर बराबर कितना आ गया, यहां देखो F cos 60, तो F cos 60 का F/2 j कैप लिख दे, और यहां पे भी है F cos 60 तो F/2 j कैप लिख दे, माइनस F j कैप, तो ये F/2 F हो जाएगा F j कैप माइनस F j कैप, तो कट करके कितना आ गया, 0। तो Fr वेक्टर का मान कितना आ गया, 0, कंपोनेंट तो वही j वाला था, वो भी कट गया 0। तो कहने का मतलब Fr का परिमाण कितना आ गया, 0 न्यूटन। कितना आ गया, 0 न्यूटन। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक शीर्ष पे बराबर आवेश है, और आपको मध्य बिंदु पे जब पूछेगा तो चाहे परिणामी विद्युत बल पूछे या परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता पूछे, और यहाँ पे आवेश कुछ भी रहे,
धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, चाहे वैल्यू कुछ भी रहे, तो इस मध्य बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी विद्युत बल या परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों का ही वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपसे आधारोपण सिद्धांत का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे इसको पूरी तरह से सुन के और लिखिएगा। पहले जब तक नहीं सुनोगे और आप सोचोगे कि स्क्रीनशॉट लेकर कर ले, तो ये संभव नहीं होगा। एक एक पॉइंट को सुनना होगा, तब आप इसको कर सकते हैं। और एक बार में अगर ना हो तो दोबारा देखिए उसको ध्यान से, दोबारा सुनिए, आएगा जरूर। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट या अगले थ्योरी को। तब तक आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे IIT और मेडिकल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। धन्यवाद।